जैसे कि हम सभी जानते हैं, संपूर्ण विश्व आज तृतीय वैश्विक युद्ध की अपार संभावनाओं पर खड़ा है। ऐसे में एकमात्र भारतीय चिंतन ही है जो विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का पाठ पढ़ा सकता है। हमें गर्व है कि विश्व बंधुत्व का मंत्र इस भारतवर्ष के पास है, क्योंकि भारत के लिए तो संपूर्ण विश्व ही एक परिवार है, हमारा कुटुंब है। संपूर्ण विश्व को एक परिवार मानने वाले भारतवर्ष की ऐसी कौन सी पारिवारिक व्यवस्था है, ऐसी कौन सी कुटुंब व्यवस्था है जो इतने अपार कष्टों को सहकर, कई चुनौतियों से लड़कर, सदियों के संघर्ष के बाद भी विश्व को फिर से नेतृत्व देने के लिए तैयार है। यह तो मंथन का विषय है। क्या साहित्य में भी इस गौरवशाली भारतीय परंपरा की हमें अनुभूति होती है, या इसकी कोई ऊर्जा कहीं न कहीं हमसे छूट गई है? क्या आज जो भारतवर्ष अपनी संतानों से अपेक्षा कर रहा है कि भारतीयता से ओतप्रोत साहित्य का फिर से सृजन किया जाए, क्या हम उसे पूरा करने के लिए तैयार हैं? ऐसे अनेक प्रश्न सभी हमारे मन में हैं, और इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज की वक्ता सुश्री इंदुमती ताई काटदरे जी के पास है। आज मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं एक ऐसे व्यक्तित्व का आप सभी से परिचय करवाऊं जिन्होंने न सिर्फ मेरी अपितु कई शिक्षाविदों, साहित्यकारों के मन मस्तिष्क पे पड़े हुए कई आवरणों को हटा दिया। आपने भारतीय शिक्षण पद्धति, भारतीय जीवन शैली से हमारा वास्तविक परिचय करवाया। सरल सौम्य व्यक्तित्व की धनी सुश्री इंदुमती ताई काटदरे जी के स्वागत के लिए मैं मंच पर डॉक्टर समीक्षा जी नाई को आमंत्रित करती हूँ। समीक्षा जी कृपया आए और ताई का अभिनंदन करें। मैं साहित्यकार नहीं हूँ। मुझे कविता लिखना, कहानी लिखना, उपन्यास लिखना आदि सब कुछ तो नहीं आता। मैं शिक्षा की सेवा करती हूँ, शिक्षा क्षेत्र में ही काम करती हूँ। इसलिए जिसको काव्यात्मक अभिव्यक्ति कहते हैं, साहित्यिक अभिव्यक्ति कहते हैं, ऐसा तो मेरा नहीं होगा। विचार प्रवर्तन करना ये उद्देश्य है, और मैं ऐसा मानती हूँ, और आप सब भी मानते हैं, और आप लोगों से भी सुना भी है कि साहित्य संस्कृति का ही रसात्मक अभिव्यक्ति का रूप है। शब्द और अर्थ, अभी मैंने पहले मेरे पूर्व के वक्ता के मुंह से सुना, वागर्था संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। तो वाणी, शब्द और अर्थ दोनों की मिलकर रसात्मक, सौंदर्यात्मक, आनंदानुभूति करवाने वाली जो होती है अभिव्यक्ति, वह साहित्य है। और वह संस्कृति के मूल्यों से यदि ओतप्रोत हो तो लिखने वाले का, पढ़ने वाले का, अनुभव करने वाले का भला करती है। इस दृष्टि से साहित्य के बारे में नहीं, परंतु साहित्य के माध्यम से अभिव्यक्त होने लायक विचारों का संदर्भ लेकर मैं कुछ बातें रखूंगी। कल मेरी शालिनी जी से बात हुई तो उन्होंने भी सुझाव दिया था कि अगर हम सत्र का स्वरूप ऐसा रखें कि 40 मिनट में विषय प्रस्तुत करूंगी, 15 मिनट प्रश्नोत्तर के लिए होंगे और बाद में 5 मिनट समापन के लिए होंगे, तो इसी प्रकार से मेरी प्रस्तुति 40 मिनट की हो सकता है, 5 मिनट इधर उधर हो जाए, इधर तो नहीं, अधिक ही होने की संभावना अधिक है। तो प्रस्तुति, प्रश्नोत्तर और समापन, इस रूप में यह सत्र चलेगा। अभी मेरा परिचय देते समय पुनरुत्थान विद्यापीठ की और प्रकाशित साहित्य की और इन सब की बात हुई। एक वाक्य मैं उसमें जोड़ना चाहती हूँ। भारत में, विश्व में एकमात्र वर्तमान स्थिति में भारत ऐसा है जहाँ भारतीय शिक्षा की प्रतिष्ठा नहीं है, भारतीय ज्ञान धारा की प्रतिष्ठा नहीं है। हम सब लोग, हमारे जैसे लोग, वह प्रतिष्ठा हो इसका प्रयास विविध पद्धति से, विविध माध्यमों से, विविध स्वरूपों में कर रहे हैं।
पुनरुत्थान विद्यापीठ का भी संकल्प है भारतीय ज्ञान धारा की प्रतिष्ठा विद्वत जनों और सामान्य जनों की कृति, वाणी, मन, बुद्धि और हृदय में हो। इस दृष्टि से हम शिक्षा क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इसी पार्श्वभूमि से मैं ये विषय रख रही हूँ। परमात्मा ने जब सृष्टि का सर्जन करते हुए विश्व रूप में अभिव्यक्त होने का संकल्प किया और इस सृष्टि का सर्जन शुरू हुआ। धीरे धीरे एक के बाद एक क्रमशः आविर्भाव होते होते इस विश्व में असंख्य प्राणी, पशु पक्षी, अनेक योनियां, मनुष्य, वनस्पति, पंचमहाभूत आदि रूपों में आविर्भाव शुरू हुए। इन सारे आविर्भावों के अगर हम प्रमुख वर्ग बनाए तो इनको चार वर्गों में हम इन आविर्भावों को बांट सकते हैं। एक है पंचमहाभूत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। ये पंच महाभूत विविध रूपों में, असंख्य विविध रूपों में सारी सृष्टि में हमारे चारों ओर हमें अनुभव में आते हैं। दूसरा एक बहुत बड़ा वर्ग है वनस्पति सृष्टि। घास, पौधे, वृक्ष, लताएं आदि अनेक रूपों में, अनेक जाति और प्रजातियों में वह भी हमारे अनुभव में आते हैं। ये दूसरा वर्ग है। तीसरा वर्ग है प्राणी सृष्टि, माने अनेक प्रकार के, अनेक योनियों के प्राणी, ये तीसरा वर्ग है। और चौथा वर्ग है मनुष्य का। मनुष्य, प्राणी, वनस्पति और पंचमहाभूत, इनको भी अगर दो वर्गों में बांटा जाए तो एक तरफ है मनुष्य और दूसरे वर्ग में है प्राणी, वनस्पति और पंचमहाभूत। अब इन दो वर्गों में प्रमुख अंतर क्या है? तो हमारी सृष्टि कथा कहती है कि परमात्मा ने मनुष्य के रूप में आविर्भूत होकर अपने आप के लिए भी प्रसन्नता का अनुभव किया कि हाँ, मैंने जैसे करने जैसा काम किया, श्रेष्ठ प्रतिकृति बनाई, मनुष्य को बुलाकर कहा कि मैं तुम्हारे पर प्रसन्न हूँ और तुम्हारी रूप में आविर्भूत होकर मेरे अपने ऊपर भी प्रसन्न हूँ। तुम मेरी प्रतिकृति हो और इसलिए मैं तुम्हें अंतःकरण की सारी शक्तियां प्रदान करता हूँ और स्वतंत्रता का भी वरदान देता हूँ। तुम स्वतंत्र हो और तुम अंतःकरण से प्रेरित होकर अपनी सारी प्रवृत्ति करोगे। अंतःकरण की प्रवृत्ति क्या है? विचार करना, भावनाओं का अनुभव करना, अहंकार, गर्व, कर्ता भाव, भोक्ता भाव, दायित्व बोध आदि का अनुभव करना, हृदय की अनेक प्रकार की शक्तियों से प्रेरित होकर व्यवहार करना। ये हृदय की शक्तियां हैं प्रेम, आनंद, सृजनशीलता, अभय, स्वतंत्रता, ये सारी सहजता, ये सारी हृदय की शक्तियां हैं। साहित्य इस हृदय के क्षेत्र में ही सृजित होता है, उत्पन्न होता है। अब ऐसे तुम्हें व्यवहार करना है तो फिर तुम स्वतंत्र हो, अपनी व्यवस्था स्वयं बनाओ। तो मनुष्य को छोड़कर बाकी जितने भी आविर्भाव हैं वे प्रकृति के नियमों के द्वारा नियमन में रहते हैं, नियंत्रण में रहते हैं और प्रकृति के नियम के विरुद्ध कभी भी व्यवहार नहीं करते। उदाहरण के लिए सिंह कभी भी घास नहीं खाता, गाय कभी भी मांस नहीं खाती, पानी ऊपर से नीचे की तरफ ही बहता है, अचानक उसके मन में आया तो नीचे से ऊपर की तरफ नहीं बहने लगता। सूर्य कभी भी अपनी गति नहीं छोड़ता। सारे ग्रह नक्षत्र अपनी गति और अपनी कक्षा के नियमन में रहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य के अलावा बाकी सारे तो प्रकृति के नियमन में और नियंत्रण में रहते हैं।
परंतु मनुष्य को स्वतंत्र बनाया तो फिर परमात्मा ने कहा कि तुम्हें अपनी व्यवस्था भी स्वयं बनाना है। मेरा नियमन तुम मानो या न मानो, अपने आप नियमन में रहो, अपने आप नियंत्रण में रहो, तुम्हारी स्वतंत्रता है। तो फिर मनुष्य ने मन माने विचार, भावना, बुद्धि, संस्कार, हृदय की सारी शक्तियां आदि से पहले तपश्चर्या की, तपश्चर्या के बाद जीवन के सारे रहस्यों को समझा, प्रकृति की सारी रचना को समझा और प्रकृति के रचना के अनुकूल, प्रकृति के नियमों के अनुकूल, प्रकृति के व्यवहार के अनुकूल अपने लिए व्यवस्था बनाई। एक व्यवस्था है परमात्मा ने बनाई हुई और दूसरी उसके अनुकूल रहकर मनुष्य ने अपने लिए व्यवस्था बनाई। उस व्यवस्था को कहते हैं समाज। समाज मनुष्य का ही होता है, मनुष्य के लिए ही होता है, मनुष्य ने ही उसकी रचना की है, लेकिन समझदारी पूर्वक, बुद्धि पूर्वक, प्रकृति के अनुकूलन में रहकर ही उसने अपने लिए व्यवस्था बनाई है। समाज संबंधों का नाम है। एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ, एक मनुष्य समूह का दूसरे मनुष्य समूह के साथ, मनुष्य का प्रकृति के साथ, मनुष्य का प्राणी वनस्पति पंचमहाभूत के साथ इस प्रकार का संबंध हो कि युगों तक वह नष्ट न हो। सस्टेनेबिलिटी आज के युग का यदि कीवर्ड है तो ये सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखकर हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने मनुष्य की समाज व्यवस्था की रचना की। इसके मूल आधार है धर्म और सत्य। इस संपूर्ण समाज की जो व्यवस्था है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही सूक्ष्म रचनाओं वाली है। इन सारी रचनाओं का एक यूनिट, जो छोटे से छोटा यूनिट है, लघुतम इकाई है, उसको कहते हैं कुटुंब। आज का विषय तो कुटुंब व्यवस्था है, भारतीय कुटुंब व्यवस्था है। तो ये आज के कानून के अंतर्गत ये कुटुंब नहीं बना है। कोई अप्राकृतिक, अस्वाभाविक, यांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुसार ये कुटुंब नहीं बना है। सृष्टि के नियमों के अनुकूल मनुष्य ने अपने समूह जीवन की, सामूहिक जीवन की जो व्यवस्था बनाई है, जो धर्म और सत्य के आधार पर व्यवहार करके युगों तक बनी रहे, बची रहे, निरंतर समृद्ध और सुसंस्कृत बनती रहे, होती रहे, कभी भी नष्ट न हो, अजर और अमर हो, ऐसी व्यवस्था का लघुतम इकाई का नाम है कुटुंब। इस रूप में हमें कुटुंब को समझना चाहिए। इस कुटुंब व्यवस्था को हमारे ऋषियों ने धर्म और संस्कृति के व्यवहार का केंद्र बनाया। संस्कार, संस्कृति, सदाचार, सद्गुण, भावनाएं आदि का रूप बनाया, आदि का केंद्र बनाया। मनुष्य जीवन के निर्वाह के लिए जितनी भी बातों की आवश्यकता है, उन सभी आवश्यकताओं को कुटुंब के अधीन बनाया। आज हम देखते हैं कि जीवन निर्वाह की अनेक आवश्यकताओं के केंद्र कुटुंब से बाहर हो गए हैं। उदाहरण के लिए अर्थार्जन के व्यवसाय कुटुंब के अधीन नहीं रहे। व्यवसाय का केंद्र तो कुटुंब के बाहर है। नौकरी करने के लिए, दुकान चलाने के लिए, कार्यालय चलाने के लिए, कारखाने चलाने के लिए, कुछ भी करने के लिए कि जिससे दो पैसे प्राप्त हो, उसके लिए तो घर से बाहर ही जाना है। और बाहर माने कहाँ कहाँ जाना है।
तो घर से बाहर गांव में दुकान में जाना है, गांव छोड़कर नगर में जाना है, नगर छोड़कर महानगर में जाना है, महानगर छोड़कर नजदीक का महानगर छोड़कर भारत के दूसरे कोने तक भी जाना है, पृथ्वी के दूसरे छोर पर भी जाना है, यूएस जाना है, यूके जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, भगवान जाने कहाँ कहाँ जाना है। क्यों? पैसा कमाने के लिए। और उसको फिर हम करियर नाम देते हैं। करियर कहते ही हमें तो बहुत बड़ा शब्द लगता है। करियर का यदि भारतीय भाषा में सही अनुवाद करना है तो उसको जीवन कार्य कहना चाहिए। मैं मनुष्य के रूप में जन्मी हूँ और अब मुझे जीवन कार्य क्या है और उससे जीवन लक्ष्य कौन सा प्राप्त करना है, वह कार्य में बहुत अच्छी तरह से सीखती हूँ, करती हूँ और सार्थक उसको बनाती हूँ, तो उसको करियर कहा जाता है। आज हम उसको करियर नहीं कहते। अर्थार्जन को करियर कहकर अर्थार्जन के लिए जो भी करते हैं उसको करियर का नाम देकर उसके लिए कुटुंब छोड़कर कहीं पर भी जाने को स्वाभाविक मानते हैं और उसको विकास का मापदंड कहते हैं। माने नगर में ही नगर में रहे तो कम विकास हुआ, यूएस गए तो बहुत ज्यादा विकास हुआ। ऐसे हमारे मापदंड हो गए हैं। कुटुंब को केंद्र बनाना तो आर्थिक उपार्जन का भी केंद्र है। संस्कृति की सारी बातों का केंद्र भी कुटुंब है और संस्कृति की रक्षा करने की जितनी सार्वजनिक व्यवस्थाएं हैं उनके निर्वहन के लिए भी केंद्र यदि कोई है तो कुटुंब है। भारतीय कुटुंब व्यवस्था की यह कल्पना है। दो बातें विचारणीय हैं। एक, इस कुटुंब व्यवस्था और कुटुंब नाम की संकल्पना पर सेमिटिक विचारों का आक्रमण हुआ है और इसके कारण से कुटुंब की परिभाषा बदल गई, कुटुंब की व्यवस्था के मानक बदल गए, स्वरूप बदल गया, पद्धति बदल गई। मैं दो उदाहरण दूंगी। कुछ वर्षों पूर्व, माने 25-30 वर्ष पूर्व, इंग्लैंड में रहने वाले, इंग्लैंड में काम कर रहे भारतीय दूतावास में कार्यरत एक अधिकारी रविंद्र महात्रे, उसकी हत्या हुई। वो तो सरकारी काम के हिसाब से काम करता था, वहीं पर हत्या हुई। तो भारत सरकार को तो समाचार मिला उसका तुरंत, परंतु उसके गांव में रहने वाले उसके माता पिता को ये समाचार अखबार के माध्यम से ही मिला। तो माता पिता ने थोड़ी पुरबुर की शिकायत की, क्या बात है, हमारे बेटे की हत्या हुई, हमको ही पता नहीं चला। तो उसको अधिकृत उत्तर उनको मिला कि हमारा दायित्व है फैमिली को सूचना देना। तो हमने दी है। किसको दी है? पत्नी को दी है, पुत्र को दी है। माता पिता कुटुंब की व्याख्या में नहीं आते, तो माता पिता को सूचना देना हमारा दायित्व नहीं बनता है, कर्तव्य नहीं बनता है। क्यों? ये कुटुंब की व्याख्या है। पति, पत्नी और 16 वर्ष के निष्कम आयु के संतानें, ये कुटुंब है। बाकी सारे या तो आश्रित हैं या दूसरे कुटुंब वाले हैं। न्यूक्लियस तो कुटुंब का यही है। भारत के कुटुंब की व्याख्या यह नहीं है, परंतु आज ऐसी हो रही है। दूसरा उदाहरण लेते हैं। मैरिज इज एन एग्रीमेंट, ये कानून है, कानून मान्यता है इसको। समाज शास्त्र के विषय में यही हम पढ़ाते हैं, इसलिए यह शिक्षा का भी अंग है, ये व्यवस्था है। और अब सबके व्यवहार में, मनों में और बुद्धि में स्थापित ऐसी व्यवस्था है। आफ्टर मैरिज इज एन एग्रीमेंट, ऐसी भाषा शुरू हुई है। मैं इसका एक संदर्भ बताती हूँ। हमारे कार्यकर्ताओं में से एक
समाज शास्त्र में पीएचडी होकर समाज शास्त्र पढ़ाने वाली प्राध्यापिका है। उसने एक बार मेरा ये कथन सुना कि क्या बात है, आज तो हमारे यहाँ मैरिज इज एन एग्रीमेंट हो गया, और भारत में तो विवाह संस्कार है और 7 पीढ़ियों का संबंध है, वो 7 जन्मों का संबंध है, वो तो संस्कार है, जन्म जन्म का नाता है, करार नहीं है। तो उसने कहा कि आपकी बात एकदम सही है, परंतु वस्तुस्थिति क्या है? अभी जस्ट 15 दिन पहले हमारे घर में मेरे बेटे के लिए कैसी वधू हम लाएंगे इसकी चर्चा कर रहे थे। आधे पौन घंटे के बाद मेरे कॉलेज में पढ़ाने वाले बेटे ने कहा, क्या इतनी माथाकुट कर रहे हैं, आफ्टर ऑल मैरिज इज एन एग्रीमेंट। ये हमारे मन में, बुद्धि में, हृदय में, व्यवहार में स्थापित हो गया। भारत की कुटुंब की संकल्पना यह नहीं है। भारत की कुटुंब की संकल्पना क्या है फिर? तो फिर युगों से जो ज्ञान, कौशल, जानकारी, भावनाएं, विचार, संकल्पनाएं, संपत्ति अनेक प्रकार की युगों से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को देने की प्रवृत्ति रही है और इससे परंपरा बनी है। परंपरा से संस्कृति की रक्षा हुई है। संस्कृति का हर एक पीढ़ी में परिष्करण हुआ है। संस्कृति के मूल्यों में युगानुकूल परिवर्तन होते रहे हैं और वृद्धिगत होते रहे हैं मूल्य सारे। ये पिता पुत्र परंपरा का जतन कुटुंब में होता है। इसी को कुल परंपरा कहते हैं, इसी को वंश परंपरा कहते हैं, जिसने इन सारी बातों की रक्षा की है। कुटुंब परंपरा की रक्षा करने वाला, परंपरा को बचाए रखने वाला, परंपरा को परिष्कृत और समृद्ध करके आगे की पीढ़ी को देने का कर्तव्य देने वाला ऐसा एक स्थान है, ऐसा एक केंद्र है। इस कुटुंब की परंपरा को न समझने वाली सेमिटिक दृष्टि इसको करार मानती है और पिता और पुत्र के संबंध का विच्छेद कर देती है। पुत्र पिता से भी स्वतंत्र है। तो ये तो मूले कुठाराघात हुआ। ऐसा तो कैसे चलेगा? फिर हमारे कितने मूल्यों का ह्रास तो ऐसे ही हो जाएगा। दूसरी तीसरी पीढ़ी पूर्व की बातें आज की पीढ़ी को के लिए न एसेट बनती है, न दायित्व बनती है, और सब स्वतंत्र हो गए। ये स्वतंत्र नहीं हो गए, ये अकेले हो गए, ये अनाश्रित हो गए। और केवल नई पीढ़ी अनाश्रित नहीं हो गई, संस्कृति अनाश्रित हो गई, क्योंकि हम कुटुंब को हमारी दृष्टि से समझे ही नहीं, सेमिटिक दृष्टि से समझकर, स्वीकार कर, उसके अनुसार व्यवस्था बनाकर, कानून बनाकर उसको समस्त प्रजा को लागू कर रहे हैं। ये हमारे लिए चिंता का विषय बनना चाहिए। परंतु चिंता का विषय तो तभी बनेगा जब हम इसको जानते हैं। मैं कुटुंब के बारे में 3 बातें बताती हूँ। हमारी अभी सुना होगा वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा हमारा कुटुंब है। कुटुंबकम ये तो नपुंसकलिंग में छोटा सा ही, कुटुंबकम पूरा विश्व भी, पूरी वसुधा भी हमारा एक छोटा कुटुंब है। कुटुंब का मुख्य लक्षण है आत्मीयता, अपनापन। और अपनापन ये भावना है, तो उसकी कृति रूप क्या है, व्यवहार क्या है? जो अपना होता है उसको हम देने का विचार करते हैं, उससे लेने का विचार नहीं करते। जो अपना है उसके लिए हम कष्ट सहन करते हैं, जो अपना है उसके लिए हम त्याग करते हैं।
मेरे पास यदि एकदम छोटी सी बात है, मेरे पास यदि 2 गुलाब के फूल हैं, एक बहुत अच्छा प्रफुल्लित ऐसा है, एक उसकी तुलना में थोड़ा छोटा है, मुझे उसमें से एक और किसी को देना है। यदि मेरी छोटी बहन है, यदि मेरी प्रिय सहेली है और मुझे देना है, तो मैं प्रफुल्लित है वो उसको दूंगी, लो तुम लो, ऐसा करूंगी। पराई व्यक्ति को मैं छोटा दूंगी, वो भी देना पड़ेगा तो दूंगी, नहीं देने से अच्छा नहीं लगता ना। नहीं देने से वो मेरी ईर्ष्या करती रहेगी। कभी कभी तो इसमें भी आनंद का अनुभव होता है, हाँ मेरे पास है, वो जल जाएगी, वो भी आनंद का बनता है। पराये लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए हम देते हैं। आज भी घरों का हमारा अनुभव है कि समझो दोपहर के समय में घर में माता अकेली है, बच्चे स्कूल गए हैं, पति और ये सब कार्य ऑफिस में गए हैं, और कोई पड़ोस से खुशी के 2 पेड़े लाकर देता है, तो माता कभी ऐसा नहीं सोचती अच्छा है बच्चे और उनके पिताजी नहीं है घर में, नहीं तो मुझे खाने ही नहीं देंगे, मैं ही खा जाती हूँ, ऐसा कभी नहीं कहती। वो रखती है, बच्चे आने पर उनको देती है, पति आने पर उनको देती है, और वे खाते हैं तब स्वयं के खाने से जितना आनंद होगा उससे ज्यादा आनंद स्वयं न खाकर बच्चों के खाने से होता है। उसको आत्मीयता कहते हैं और उसको मातृत्व भाव कहते हैं, और कुटुंब में ये बनता है। और ऐसा संबंध जिनके पास जिनके साथ होता है उसको हम कहते हैं घर जैसा। आपका ही घर समझो, इसका अर्थ है आपको यहाँ आत्मीयता मिलेगी, और ऐसी आत्मीयता सभी के लिए होना, ये कुटुंब का लक्षण है। भारतीय कुटुंब की ये कल्पना है। इस कुटुंब व्यवस्था के 3 मुख्य संबंध हैं। एक पति पत्नी, कुटुंब का न्यूक्लियस है पति पत्नी, अकेला पति नहीं, अकेली पत्नी नहीं, पति और पत्नी मिलकर दंपति बनते हैं तो वो एक होते हैं, और एक दोनों का एक साथ ही समाज में व्यवहार होता है। राजा का अभिषेक रानी के बिना कभी नहीं होता, यज्ञ कार्य पति पत्नी के बिना कभी नहीं कर सकता, और कन्यादान भी अकेली पत्नी या अकेला पति नहीं दे सकता। सांस्कृतिक जितने भी काम हैं दोनों एक साथ मिलकर ही करते हैं, 2 में से एक है तो वह नहीं हो सकता। इसका अर्थ है 2 मिलकर एक। इस एकात्म संबंध की साधना करना, ये कुटुंब में रहकर तपश्चर्या करने का अर्थ है। तो कुटुंब ये कोई केवल भोग विलास का स्थान केंद्र नहीं है, वह तपश्चर्या है, एकात्मता की साधना करने की तपश्चर्या। यह एकात्म संबंध पति और पत्नी का होता है, और उसका माध्यम विवाह संस्कार है। तो एक दूसरे से सर्वथा अपरिचित, एक दूसरे घर में रहने वाले कभी विवाह संस्कार से बंधकर पति और पत्नी होते हैं तो 2 से 1 बनते हैं। कौन से देश में, कौन से संस्कृति में ऐसे संबंध की कल्पना भी की गई है, और उसको व्यवस्था में भी बिठाया गया है, और लोगों के हृदयों में इसको स्थापित किया है कि सब ये चाहते हैं। और ऐसा नहीं हुआ तो अब्रह्मण्यम विवाह बाह्य संबंध कभी हो ही नहीं सकते। ऐसी कल्पना किसको आती? ये संस्कृति का लक्षण है, और संस्कृति के मूल्यों का केंद्र समझकर उसको व्यवहार में, व्यवस्था में, भावना में, बुद्धि में स्थापित करने की ये व्यवस्था ऋषियों की आर्ष दृष्टि का ये परिणाम है, विश्व में अद्वितीय है। भारत में ये संभव है
तो भारत भी केवल इसी कारण से विश्व में अद्वितीय है कि जीवन की व्यवस्था की कल्पना भी ऐसे कर सकता है। दूसरा संबंध है, इसी एकात्मता का अब विस्तार होता है माता पिता और संतानें, और माता पिता और संतानों के एकात्म संबंध से पीढ़ियां बनती है, और 14 पीढ़ियां, 50 पीढ़ियां, 100 पीढ़ियां वंशावली चलती ही रहती है, और उसके माध्यम से संस्कृति का प्रवाह निरंतर चलता रहता है। तो माता पिता और संतानें। और तीसरा संबंध है भाई भाई, भाई बहन, बहन बहन। एक ही माता पिता की संतानों का संबंध समाज में इसके अलावा और कोई दूसरा संबंध नहीं है। ये रक्त संबंध है, परंतु इसके अंदर जो एकात्मता की भावना है उसी का विस्तार समाज जीवन में, सार्वजनिक जीवन में हुआ है। राजा प्रजा का पालक पिता है, और इसलिए राजा के लिए कर्तव्य बताए गए। समाज का एक भी व्यक्ति जब तक भूखा है तब तक राजा को अन्न ग्रहण करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि हमारे बच्चे भूखे रहेंगे और हम कैसे खा सकते हैं? ये तो भावना साहजिक है। छात्र शिक्षक का मानस पुत्र है, उसके भले की कामना, उसको अपने से सवाया बनाने की कामना हर शिक्षक के मन में है, और ऐसे विद्या परंपरा चलती है। सारे समाज बांधव भगिनी ही तो है, हम भाई और बहन। हमारे गुजरात में किसी भी संबंध के बिना भी किसी भी पुरुष को भाई कहने का रिवाज है, और किसी भी स्त्री को बहन कहने का रिवाज है। इंदुमती बहन ऐसे ही सब लोग बोलेंगे, रमेश भाई ऐसा ही बोलेंगे। क्यों? समाज के सारे बंधु बांधव हैं, तो भाई भाई का व्यवहार कैसे होगा? तो ऐसे ही होगा। और हमारा जो आर्ष साहित्य है ये कुटुंब भावना के इन संबंधों का ही विस्तार है और अभिव्यक्ति है। इन तीन संबंधों के आधार पर हमारी सारी समाज व्यवस्थाएं हुई है। अब इससे कैसे समृद्धि और संस्कृति की रक्षा होती है, ये भी विचारणीय विषय है। माने हमें समझकर उसको कैसे लागू करेंगे, इसके लिए इसे जानने की आवश्यकता है। हमारे समाज की समृद्धि और संस्कृति कैसे श्रेष्ठत्व पर पहुंचेगी, इसके लिए 3 प्रक्रियाएं हमारे समाज शास्त्र के ज्ञाता लोगों ने कहा है। एक, पीढ़ी की परंपरा बनी रहनी चाहिए, और इसका सूत्र है पूर्व पीढ़ी से नई पीढ़ी सवाई होनी चाहिए। मैं बाप से बेटा सवाया, गुरु से चेला सवाया। सवाया क्या है? क्यों सवाया हुआ? तो मुझे मेरे माता पिता से जो कुछ भी मिला वो तो मुझे आगे नई पीढ़ी को देना ही है, लेकिन वो तो जो मिला वही फॉरवर्ड किया। मेरा क्या है? वो जो एक के उपरांत का भाग हिस्सा है वो मेरा है। इसलिए पिता से पुत्र को सवाया होना है। जो मिला है उसमें अपना कुछ जोड़कर आगे बढ़ाओ तो अपने आप ही श्रेष्ठता होगी। तो अपने आप ही वृद्धि होती रहेगी, समृद्धि बढ़ती ही रहेगी। तो एक सूत्र तो ये सवाया करके दो। दूसरा है, ये तो प्राकृतिक है। कैसे? इसकी एक व्यवस्था है समर्थ पीढ़ी को जन्म देना। समर्थ पीढ़ी को जन्म देना माने क्या? इसका एक बहुत बड़ा शास्त्र हमारे यहाँ रचा गया है, विकसित हुआ है, उसको व्यवस्था में, व्यवहार में लाया गया है। उस शास्त्र का नाम है अधिजनन शास्त्र, जन्म से संबंधित संपूर्ण शास्त्र। तो वो कहता है कि हर बालक का जब जन्म होता है तो पिता की 14 पीढ़ियां और माता की 5 पीढ़ियों के संस्कार लेकर वो जन्म होता है। गर्भाधान के समय
उस जीव के पूर्व जन्मों के संस्कार और माता पिता की 5 और 14 पीढ़ियों के संस्कार दोनों का वहाँ संगम होता है और नया जन्म हमारा शुरू होता है। ये 14 पीढ़ियों के संस्कार विरासत में मिलते हैं, 5 पीढ़ियों के संस्कार विरासत में मिलते हैं और ये शुद्ध वैज्ञानिक तथ्य है। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हम रोक नहीं सकते। यदि वे कुसंस्कार है तो कुसंस्कार मिलेंगे, अच्छे संस्कार है तो अच्छे संस्कार मिलेंगे, कौशल ऐसे ही मिलेगा। तो ये तो वैज्ञानिक हकीकत है, हम इसमें बदल नहीं कर सकते। इसको नरसिंह मेहता नाम के सद्भक्त कवि ने अपने वैष्णव जन तो तेने रे कहिए में कैसे लिखा है, भणे नरसिंहो तेने दर्शन करता, माने सच्चे वैष्णव का दर्शन करने मात्र से कुल इको तेरे तार्या रे, 71 कुल तर जाते हैं, माने 71 कुल का उद्धार होता है। ये 71 की संख्या कहाँ से आई? भक्त कवि को ज्ञान तो तत्व ज्ञान का भी था, तत्व ज्ञान भी जानते थे, सृष्टि का ज्ञान भी जानते थे, ब्रह्म ज्ञानी भी वे थे। पिता की 14 पीढ़ियों में एक ही कुल होता है, माता की 14 पीढ़ियों की 5-5 पीढ़ियों के 70 कुल होते हैं और एक बालक माता की ओर से 70 कुलों के और पिता की ओर से एक कुल के संस्कार लेकर अपना नया जन्म शुरू करता है। इतना परंपरा का महत्व है और पिता से भी माता का महत्व इसलिए ज्यादा है। और विवाह के समय वर की परीक्षा तो उसके होने वाले ससुर करते ही हैं, परंतु वधू परीक्षा बहुत माइन्यूटली की जाती है, क्योंकि वो अपने साथ 70 कुलों के संस्कार लेकर आने वाली है। हमने उस वधू परीक्षा वर परीक्षा को ऐसे कूड़ेदान में डाल दिया। ये क्या होता है? इतने में PhD हो गए, अब हमारा वर हमारी परीक्षा करेगा, हमारे ससुराल वाले हमारी परीक्षा करेंगे। अरे नहीं, हम परीक्षा करेंगे। विषय ही अलग है। उस विषय को तो हमने न अध्ययन में स्थान दिया, न विचार के क्षेत्र में स्थान दिया, न व्यवस्था में स्थान दिया, और हमने उसको भुला दिया, माने खो दिया, विस्मृत कर दिया। ये तो ऐसा हुआ कि एक अनाड़ी व्यक्ति के हाथ में अत्यंत मूल्यवान हीरे जवाहरात हैं, परंतु समझ नहीं होने के कारण से उसको कांच के टुकड़े मानकर फेंक देता है और उसको अफसोस भी नहीं होता कि हमने क्या फेंक दिया, क्योंकि कुछ जानकारी ही नहीं है। हमारे कुटुंब जीवन के मूल्यों को हम ऐसे ही हीरे जवाहरात को कांच के टुकड़े मानकर फेंकने का काम विगत 200 वर्षों से कर रहे हैं। अब जरा हीरो को परखने वाले झवेरी हमारे में से आने चाहिए, होने चाहिए। कहने का तात्पर्य मैंने आगे ये है कि इतने अगर 14 पीढ़ियां और 70 कुलों से संस्कार आते हैं, तो संस्कारों के साथ क्या आता है? संस्कारों के साथ विद्याएं आती है, संस्कारों के साथ मूल्य आते हैं, संस्कारों के साथ बुद्धि आती है, संस्कारों के साथ एटीट्यूड आता है, संस्कारों के साथ कौशल आते हैं। मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती थी, तो उस समय प्राथमिक शालाओं में एक दिन ऐसा समूह जीवन का होता था, मुझे अभी वो घटना याद है। तो सारे बच्चे अपने अपने घर से कुछ अच्छी अच्छी चीजें लाकर अपनी कक्षा का सुशोभन करते थे। तो हमारे देश से कोई कारीगरी नहीं आती जिनको, क्योंकि नगर के बच्चे कुछ नहीं आता जाता, तो माता ने बनाई हुई कढ़ाई की चीजें या बाजार से लाई हुई सुशोभन की वस्तुएं लेकर आते थे। हमारी कक्षा में एक लड़का था हमारी आयु का, माने 12 वर्ष की 13 वर्ष की आयु का। उसने लकड़ी की पत्तियां और ये काट कर ट्रक बनाया,
सेम अनुपात जो बड़े ट्रक का होता है, एक उसकी ही लघु प्रतिकृति ट्रक बनाया, उसमें इलेक्ट्रिफिकेशन भी किया और उसको चलाया भी। ये तो किसी ने नहीं सिखाया था। क्यों? वह सुथार का बेटा था। और ये किसने सिखाया? किसी ने नहीं सिखाया। ऐसे इसको कहते हैं रक्त के संस्कार, इसको कहते हैं पीढ़ियों के संस्कार, इसको कहते हैं कुल के संस्कार, जिसको इम्बाइब करने के लिए, जिसको प्राप्त करने के लिए एक पैसा भी नहीं खर्च करना पड़ता, केवल उस माता पिता के घर में कोख से जन्म लेना पड़ता है और वो जन्म सिद्ध अधिकार की भांति सब कुछ मिल जाता है। हमने इसका क्या किया? शोचनीय बात है। नहीं, मैं मेरे बाप का व्यवसाय बिल्कुल नहीं करूंगा। ठीक है, भूखे मरोगे। तो हम भूखों मरने लगे थे। कहने का तात्पर्य कौशल भी संस्कारों से आता है। सुनार का बेटा सुनारी काम ऐसे ही सीख जाता है और राजा का बेटा राजकुमार का जन्म से होता है और उसमें स्वामित्व भाव आता है। और वेद पाठ करने वाले वेद पाठी के घर में ऐसे ही वो तुतला दे भी वेद पाठ करने लगता है। लाखों रुपये खर्च करने की और 12, 15, 20 वर्ष व्यर्थ जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। और हमने क्या कर दिया है उसका, जरा चिंता करने का विषय है। वही हीरे जवाहरात को फेंको। क्यों फेंको? वो अनाड़ी आकर हमको कहने लगे कि आप तो पुराणपंथी है, पोंगापंथी है। वो नहीं जानते थे, हम भी नहीं जानते क्या? उनको तो भगवान ने ऐसा अनाड़ी बनाया, हमको तो नहीं बनाया है, फिर भी हम बन रहे हैं। एक ठोठ विद्यार्थी बुद्धिमान विद्यार्थी को समझा रहा है, अरे ऐसे पढ़ाई नहीं होती, ये क्या पुस्तक लेकर बैठे हो, चलो हमारे साथ कंचा खेलने के लिए, चलो हमारे साथ मस्ती करने के लिए। और वो बुद्धिमान लड़का कहता है ठीक है, पढ़ाई में कुछ नहीं, वो तो परीक्षा आएगी तब कुछ भी कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे, पास होना। फटके किसको पढ़ने चाहिए? वो ठोठ को कि बुद्धिमान को? बुद्धिमान को फटके पड़ने चाहिए। फटके अमेरिका को, ब्रिटेन को मारने की जरूरत ही नहीं, अपने पीठ पर ही मारो। क्या हमको क्या हो गया है? खैर, ये तो मैं भावना में बहुत बह जाती हूँ, परंतु ये जो कौशल है परंपरागत, ये समाज की समृद्धि के लिए आवश्यक है। समाज तो समृद्ध इस कौशलों से विकसित विभिन्न प्रकार के प्रोडक्शन की कारीगरी के लिए जरूरी है। और इसलिए अर्थव्यवस्था यदि अच्छी बनती है तो परंपरागत कौशलों से, स्वामित्व भाव से जो उत्पादन होता है उससे। और आत्मनिर्भर भारत की बात तो हम करते हैं, परंतु वह होगा कैसे? हमने उद्योग करने वालों को, उत्पादन करने वालों को मजदूर और नौकर बना दिया है। भारत की व्यवस्था में फुटपाथ पर बैठकर फटे जूते सीलने वाला मोची भी अपने व्यवसाय का मालिक था और बाटा की कंपनी में सीईओ भी नौकर है। इस मूल्य का जतन कुटुंब में होता था। पिता कहता था भूखों मर जाना और सूखी रोटी खाना, लेकिन किसी की जी हजूरी करके पैसा नहीं कमाना। और आज अरे जी हजूरी करना पड़े तो करना पड़े, बॉस के मुंह पर थोड़े प्रशंसा के 2 शब्द झूठे भी कह दिए तो कह दिए, पैसा मिलता है कि नहीं? मूल्य बदल गए क्योंकि हमने कुटुंब व्यवस्था और मूल्यों की परंपरा का जतन जो कुटुंब में होता था वह नहीं किया। कुटुंब का व्यवसाय होता था, आज व्यक्ति का व्यवसाय हो गया। नौकरी व्यक्ति करता है, कुटुंब नहीं करता, इसलिए आय भी एक ही व्यक्ति की हो गई तो बाकी सारे लोग आश्रित हो गए।
एक कुटुंब में एक व्यक्ति कमाता है तो बाकी सारे उसके आश्रित होते हैं। भारत के कुटुंब में एक कुटुंब के लोग कभी भी किसी पर आश्रित नहीं होते, वो साथ में रहकर जीते हैं। साथ में जीना ये कुटुंब में होता है। तो ये आश्रित की कल्पना व्यक्ति केंद्रीय समाज व्यवस्था की सेमेटिक संकल्पना का परिणाम है, जो आज हमने स्वीकार कर ली है। और हम कहते हैं हाँ, व्यक्ति की स्वतंत्रता है। माता पिता भी कहते हैं हाँ, उसकी रुचि है, उसका अपना विचार है, उसका अपना व्यवसाय होगा, तो वो अपने करियर के लिए अगर घर छोड़कर जाता है तो हमें उसकी स्वतंत्रता के आड़े नहीं आना चाहिए। ये डायलॉग घर घर के हैं। उसके स्वतंत्रता के आड़े तो हम नहीं आ सकते। उसके विकास का मार्ग यदि वो अपनाता है तो हम कौन होते हैं उससे आड़े आने वाले। और महानगरों में पेंशन लेने वाले दोनों पति पत्नी अपने पुत्र वधू के घर से स्वतंत्र रहना चाहते हैं। अरे वो बच्चों की कटकट कौन करे, हमने बहुत जीवन भर कर लिया, अब हम मौज करना चाहते हैं। वर्ल्ड टूर करेंगे, टीवी देखेंगे, मनमानी करेंगे, हम स्वतंत्र रहेंगे। माता पिता पुत्र और पुत्रवधू से स्वतंत्र रहना चाहते हैं और पुत्र स्वतंत्र रूप से अपना करियर आगे बढ़ाना चाहता है। पिता का व्यवसाय है मैं नहीं करूंगा, मैं अपने पैरों पर खड़ा रहूंगा, अपनी बुद्धि से विकास करूंगा। कुटुंब की भावना ही नहीं रही, मूले कुठारा घात। ऐसे इस कुटुंब व्यवस्था के जो मूल सूत्र हैं, जो समाज की संस्कृति और समृद्धि की रक्षा करते हैं, उनको जतन करने की, उनको समझने की और उसके अनुसार हमारी व्यवस्थाएं पुनः कैसे बैठेंगी, इसका विचार शिक्षा क्षेत्र में करने की बहुत आवश्यकता है। अंतिम एक मुद्दा 2-3 मिनट में कहकर और साहित्य संगम में आई हूँ, इसका स्मरण करके कुछ दो वाक्य में बताकर फिर मैं मेरा विषय समाप्त करूंगी। कविता हो, महाकाव्य हो, नाटक हो, आजकल का सिनेमा हो, टीवी की सीरियल्स हो, कुछ भी हो, कुटुंब व्यवस्था उसके केंद्र में होती है। कौटुंबिक मूल्य और सास बहू के झगड़े अगर बताए तो सबको आनंद आता है। और स्त्रियां विशेष रूप से ऐसी परिवार को न चाहने वाली, कुटिल कारस्थान करने वाली हो तो बहुत आनंद आता है। यही मसाला हो गया है। कुटुंब की रक्षा करने वाले मूल्य यदि बताए जाते हैं तो फिर क्या ये आनंद नहीं आता उसमें कुछ भी। ऐसा लोकमानस बन गया है। परंतु लोकमानस को संस्कारित करने वाला तो ये मनोरंजन का क्षेत्र होता है, ये साहित्य का क्षेत्र होता है। कथा, एक बार क्या हुआ, ऐसे कहानी की शुरुआत हुई तो बड़े बूढ़े सभी के कान ऐसे हो जाते, हाँ क्या हुआ। और जो कथा का रस होता है उसके माध्यम से ये संस्कृति की कथाएं लोगों तक पहुंचाई जाती हैं। हमारे सोशल मीडिया, फिल्म मीडिया, टेलीविजन मीडिया, ये सीरियलों की दुनिया, कॉमिक्स की दुनिया, ये कहानियों की पुस्तकें, इन सभी में ये जो संस्कृति का जीवन रस है उसको स्थान मिलना चाहिए, उसको सरस भाषा में प्रस्तुत करना चाहिए। इतना संस्कृति का और साहित्य का संबंध है। इससे ज्यादा साहित्य के बारे में मेरी कोई समझ है नहीं। इसलिए मेरा विचार है कि हम चाहे शिक्षा के माध्यम से हो, चाहे सरकार के व्यवस्था तंत्र के माध्यम से हो, चाहे साहित्य के माध्यम से हो, यदि हमने कुटुंब व्यवस्था के मूल सूत्रों को समझा, उसको पुनः स्थापित करने के लिए कुछ स्ट्रैटेजी और प्लानिंग का विचार किया और कुछ नए से हमारे साहित्य की प्रस्तुति शुरू की,
और उसको भारत केंद्री बनाया तो फिर बहुत जल्दी हम इस सांस्कृतिक संकट से मुक्त हो जाएंगे। और जिस दिन भारत मुक्त हो जाएगा उस दिन विश्व भी जो संकटग्रस्त हो गया है उन संकटों से विश्व को भी मुक्ति का मार्ग बताने में सक्षम होगा। दुनिया के लोगों को परिवार क्या चीज है, कुटुंब क्या चीज है, कुछ समझ ही नहीं है। उनको इतना लगता है कि भारत के लोग बहुत टेंशन फ्री होते हैं। वो कैसे होते हैं नहीं मालूम। केवल एक विदेशी लोगों की दृष्टि कैसी रहती है और समझ कैसी रहती है उसका उदाहरण लेकर मैं वास्तव में पूर्ण करूंगी। हमारे संघ के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता अधिकारी अपने विवाह की 50वीं वर्षगांठ मना रहे थे। अब ये विश्व विभाग में काम करते थे, इसलिए उनके पूरे विश्व में भी परिचित लोग थे। तो उन्होंने जो समारोह का आयोजन किया उसमें एक विदेशी लोग भी कुछ थे। तो उसमें से एक ने पूछा, आप दोनों 50 वर्ष से एक ही पति पत्नी हो? क्यों? हाँ, डोंट यू गेट बोर्ड ऑफ ईच अदर? 50 वर्ष एक साथ रहकर बोर नहीं हो जाते एक दूसरे से? यू मस्ट नीड वैरायटी। आपको वैरायटी का पता तो इतनी ही जिनको संबंधों की समझ है, इतनी ही जिनको कुटुंब व्यवस्था की समझ और परिचय और व्यवहार उसकी दृष्टि है, वो तो क्या समझेगा और कैसे सुखी होगा। भारत का दायित्व है कि मार्ग भटके हुए विश्व को भी मार्गदर्शन करे। मार्गदर्शन के लिए संकटों से ग्रस्त और त्रस्त विश्व हमारे पास आने के लिए आतुर है, लालायित है। शर्त यही है कि भारत को भारत बनना चाहिए। भारत भारत बने, इस दृष्टि से कुटुंब व्यवस्था के कुछ सूत्र मैंने बताए। आपको ठीक लगे तो इसके ऊपर विचार करें। और मैं साहित्यिक प्रस्तुति नहीं हुई इसलिए पुनः पुनः क्षमा प्रार्थना करके मेरा विषय समाप्त करती हूँ। नमस्कार। आज नर्मदा साहित्य मंथन के इस मंच से भारतीय कुटुंब परंपरा और साहित्य विषय पर हमें आपका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। भारतीय कुटुंब व्यवस्था प्रेम, साधना, अपनापन है। संपूर्ण समाज में बंधुत्व का भाव है। हम समयाभाव है इसलिए एक प्रश्न ही ले पाएंगे। भैया का एक प्रश्न है। नमस्कार, मैं प्रथमेश व्यास, पत्रकारिता जनसंचार अध्ययन शाला देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से। हम विदेश के लोग इतिहास के बारे में लिखते हैं तो वो कुटुंब परंपरा के बारे में बहुत ही अच्छे से पूरी दुनिया को बताते हैं। और जैसा आपने डोंट यू गेट बोर्ड वाली बात कही, तो विदेशियों के लिए ये एक हिसाब से देखा जाए तो आश्चर्य की बात है जो आपने कही है, लेकिन हम उसे पीढ़ियों से साधते आ रहे हैं। तो लेकिन हम वर्तमान में अगर देखते हैं तो वर्तमान में आपने संस्कारों की बात की, तो वर्तमान पीढ़ी में जो अतिथि सत्कार के संस्कार हैं, माता पिता के प्रति, गुरु के प्रति जो कर्तव्य है, उनका बोध जो है वो देखने को नहीं मिलता। तो मेरा सवाल है कि हमसे क्या गलती हुई, हम बच्चों से और हमारे अभिभावकों से क्या गलती हुई जो हम आज संस्कृति की महत्ता को नहीं समझते हैं। ये बोलना शुरू किया कि हमने तो बचपन में बहुत काम किए हैं घर के, तुम काम मत करो। तो घर का काम छूटने लगा। ताई पढ़ती है, उसको क्यों घर का काम करने के लिए बोलते हो? अरे भाई पढ़ता है, उसको क्यों बाजार में भेज रहे हो? सर्व प्रकार की घर से जो आत्मीयता बननी चाहिए, ऐसे घर के कामों की उपेक्षा करना, ये एक कारण हुआ इसका। और पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता अपने बच्चों को यही कहते रहे और मानसिक दृष्टि से घर का काम हेय होने लगा। ये तो बहुत सामान्य है, परंतु समाज शास्त्र के विषय में हमने व्यक्ति के अधिकार, चाइल्ड राइट
वुमेन्स राइट, ये करके करके पति को पति पत्नी के बीच में, माता पिता और संतानों के बीच में स्वतंत्र अधिकार के नाते दूरियां निर्माण करना शुरू किया। परंतु इसका मनोवैज्ञानिक कितना भयंकर इम्प्लीकेशन है, इसको भी भारतीय मानस परंपरा से, जो भारतीय मानस रहा है उसकी दृष्टि से देखें तो मैं थोड़ा 2 मिनट लूंगी इसको समझाने के लिए। एक घर में मैं गई, 3.5 वर्ष की पुत्री थी, उसने जीन्स टॉप पहना हुआ था। मैंने उसकी माता को पूछा, उसने भी जीन्स टॉप ही पहन कर रखा था, कि ये 3.5 वर्ष का तुम्हारा पुत्र होता तो तुम उसे फ्रॉक पहनाती क्या? हाँ, लड़के को कभी लड़की के वस्त्र पहनाते हैं क्या? क्या हो जाएगा? बायला हो जाएगा। इम्प्लीकेशन क्या है? हमको पुत्र के जैसे ही पुत्री चाहिए, पुत्री के जैसी पुत्री नहीं चाहिए। ये 21वीं शताब्दी के एडवांस्ड विचारों वाले लोगों से भी ये प्रश्न है कि जब हम कहते हैं कि हमको बेटा नहीं होगा तो चलेगा, हमारी बेटी ही बेटे के समान है। कहने का तात्पर्य हमारे को बेटे के जैसी बेटी चाहिए, बेटी के जैसी बेटी नहीं। तो ये जो पुरुषत्व और स्त्रीत्व, स्त्री के नाते मर्यादा या स्त्री के नाते उसका आदर, ये चला गया। अब ये आया कहां से? तो 19वीं शताब्दी तक क्रिश्चियनिटी में, यूरोप में ये माना जाता था कि स्त्री जड़ पदार्थ है, वह भोग्य है, पुरुष के मनोरंजन के लिए ही बनाई गई है, उसको मताधिकार नहीं था। उसके सामने विद्रोह हुआ। तो ये विद्रोह स्त्री पुरुष समानता का था, स्त्री स्वातंत्र्य का था, स्त्री मुक्ति का था, स्त्री के अधिकारों का था। वो वैसा का वैसा यहाँ आ गया, क्योंकि ब्रिटिश अपने साथ ये ले आए और हमारे समाज शास्त्र के विषयों के नाते यही पढ़ाया जाने लगा। सूक्ष्मता से निरीक्षण करिए, सारी पुरुषों के अनुकूल बनी व्यवस्थाओं में स्त्री को एडजस्ट करना रात में चल रहा है। कितनी कंपनियों में गणवेश सूट एंड बूट होता है स्त्रियों के लिए भी, क्यों सलवार कमीज नहीं होते थे? हाँ, कैसे हो सकते हैं? ये बहुत बड़ा संकट है कि विवाह संबंध ऐसे टूट गए हैं, कुटुंबों के संबंध ऐसे टूट गए हैं। अभी मैंने 3-4 वर्ष पूर्व मैं राजस्थान के कुछ विद्यालयों के शिक्षकों के साथ वार्तालाप कर रही थी, तो उन्होंने कहा सीबीएसई अभी साइकियाट्रिस्टों को, साइकोलॉजिकल परामर्श देने वालों को हमारे विद्यालय में भी भेजती है। सीबीएसई, उन्होंने कहा, मैं वही रिपोर्ट कर रही हूँ, मैं ओन नहीं करती क्योंकि मुझे मालूम नहीं है, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ऐसे भेजे जाते हैं। वो बच्चों के साथ बैठते हैं और पूछते हैं, तुम्हारे माता पिता तुम्हें डांटते हैं क्या? तुमको जबरदस्ती काम करवाते हैं क्या? तुमको अध्ययन के लिए बिठाते हैं क्या? तुमको कोई पनिशमेंट देते हैं क्या? 10-12 वर्ष के बच्चे हाँ कहते हैं, हाँ हमको बहुत डांटते, होमवर्क नहीं किया तो होमवर्क करो कहते हैं। तो तुम्हारे शिक्षक तो तुम्हें पनिशमेंट नहीं देते, तुमको डांटते तो नहीं, जबरदस्ती तो नहीं देते? हाँ, हमारे टीचर भी डांटते हैं। फिर वो अपना रिपोर्ट तैयार करते हैं कि शिक्षकों के लिए और माता पिताओं के लिए बच्चों के साथ कैसे व्यवहार करना, इसका प्रशिक्षण मिलने की बहुत आवश्यकता है। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। बच्चे किसके? माता पिता के। विद्यार्थी किसके? शिक्षकों के। लेकिन छात्रों को शिक्षकों के विरुद्ध अधिकार है, बच्चों को माता पिता के विरुद्ध अधिकार है। 25 वर्ष पूर्व हमने अमेरिका के बारे में ऐसा सुना था, अब यहाँ ऐसा होता है।
तो फिर ये माता पिता और बच्चों के दो पीढ़ियों के संबंध ही नष्ट हो जाएंगे। इसमें कुछ गलती पूर्व पीढ़ी की है और बहुत बड़ी गलती हमारी व्यवस्थाओं की है, और उससे भी बड़ी गलती हमारे विपरीत शिक्षा क्रम की है। ये व्यक्तिगत गलती का मामला नहीं है, ये सामूहिक हमने समाज के नाते जो गलतियां की हैं और करते आ रहे हैं, शिकार हो रहे हैं, तो भी उसके बारे में समझना ही नहीं चाहते। ऐसी ये कथा है, व्यक्तिगत नहीं है।